बच्चों एक और नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं। बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, मजा आने वाला है। और इसमें आप गोल गोल घूमोगे। अरे ये क्या है, मतलब सर्कुलर मोशन पढ़ोगे, गोल गोल नहीं घूमोगे, सर्कुलर मोशन पढ़ोगे। तो बेटा क्या है सर्कुलर मोशन? जैसा कि शब्द है वैसा ही इसका काम है। शब्द है सर्कुलर मतलब चक्कर यानी कि गोला या सर्कुलर पाथ, इतना तो समझ गए होगे। तो यानी कि कोई ऑब्जेक्ट अगर किसी सर्कुलर पाथ पर चल रहा है तो हम कहेंगे इसे सर्कुलर मोशन। पर हमें जो पढ़ना है वो पढ़ना है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। तो यूनिफॉर्म या नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन क्या होगा, आइए इसके बारे में जानते हैं। तो सबसे पहले मैं थोड़ा सा स्लाइड्स आगे बढ़ा लूं। तो क्या पढ़ने जा रहे हैं? काइनेमेटिक्स ऑफ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। मतलब क्या है कि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में कैसे ऑब्जेक्ट मोशन कर रहा है, हम इसकी स्टडी तो करेंगे, पर ये नहीं देखेंगे कि उसके पीछे कॉज क्या था। यानी कि किस, मतलब देखिए किसी भी ऑब्जेक्ट को रोटेशनल मोशन में लाने के लिए हमें चाहिए होता है टॉर्क, किसी फोर्स का टॉर्क चाहिए होता है। पर हम यहां पर अभी टॉर्क की स्टडी नहीं करेंगे, बस हम ये देखेंगे कि अगर रोटेशनल मोशन में है, जो भी उसके पीछे का कॉज था, तो कैसे मूव कर रहा है, क्या इसके डिफरेंट पैरामीटर्स हैं, इसके बारे में जानेंगे। तो चलिए आगे बातचीत करते हैं। तो देखिए आपके सर्कुलर मोशन दो टाइप के होते हैं। पहला होता है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन और दूसरा बच्चों होता है नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। अब यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन क्या है आइए देखते हैं। मैं स्लाइड गायब कर देता हूं। तो देखिए अगर कोई बच्चों ऑब्जेक्ट है ना हमारा किसी सर्कुलर पाथ पर चले या सर्कुलर आर्क पर चले, या तो सर्कुलर पाथ पर चले, ठीक है बच्चे, या सर्कुलर आर्क पर चले। अब किस तरीके से चले कि इसकी जो स्पीड है, इसकी जो स्पीड है कांस्टेंट रहे। मैंने वेलोसिटी कांस्टेंट बोला क्या? नहीं, मैंने बोला बच्चे स्पीड कांस्टेंट रहे। वेलोसिटी कांस्टेंट हो सकती है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट अगर सर्कुलर पाथ पे चल रहा है, क्या इसकी वेलोसिटी कांस्टेंट हो सकती है क्या? बिल्कुल नहीं हो सकती। द रीजन इज दैट, मान लिया अगर वेलोसिटी कांस्टेंट हुआ, माना लेट अस कंसिडर कि वेलोसिटी अगर कांस्टेंट है तो भैया डायरेक्शन भी कांस्टेंट होनी चाहिए थी। पर सर्कुलर मोशन पर कोई ऑब्जेक्ट चल रहा है तो उसकी डायरेक्शन हर इंस्टेंट ऑफ टाइम पर डिफरेंट होगी, जो टेंजेंशियल होगी पाथ के। तो यहां पर यहां है, यहां पर यहां है, यहां पर यहां है, इस तरीके से ये मूव कर रहा है बच्चों। तो जब इस तरीके से बेटा ये मूव कर रहा है तो इसकी वेलोसिटी तो कांस्टेंट हो नहीं सकती। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट यहां पे समझने की है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट सर्कुलर पाथ पे चल रहा है तो उसकी वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं हो सकती, डेफिनेटली नहीं हो सकती, लिख के रख लो। इसके बाद आता है कि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, यानी कि अगर कोई ऑब्जेक्ट आपका कांस्टेंट स्पीड मतलब वेलोसिटी का जो मैग्नीट्यूड है वो कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट स्पीड से चल रहा है, या तो किसी सर्कुलर पाथ पे चल रहा है या किसी सर्कुलर आर्क पे चल रहा है, तो इस टाइप के मोशन को हम बोलते हैं यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। और अगर मान लीजिए कि अगर ऑब्जेक्ट चल रहा है सर्कुलर पाथ पर उसकी समय के साथ यानी कि टाइम के साथ, विद द टाइम इट्स स्पीड इज इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग, देन दिस टाइप ऑफ मोशन इज नोन एज नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। तो आइए देखते हैं डेफिनेशन इसकी। So uniform circular motion, a particle is in uniform circular motion if it travels around a circle or a circular arc at constant or uniform, ठीक है, speed. When the speed of the particle varies with the time, we call it non-uniform circular motion. तो जो मैंने एक्सप्लेन किया वही बातचीत यहाँ लिखी है, फटाक से कॉपी में लिख लो इसको, वीडियो पॉज करो और लिख लो इसे बेटा, ठीक है, जल्दी से नोट कर लो। आगे की बातचीत करते हैं फटाफट से। इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी रिलेटेड टू सर्कुलर मोशन, कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं। देखिए जैसे हमने आपकी सिंपल काइनेमेटिक्स, लीनियर काइनेमेटिक्स पढ़ी थी, उसमें क्या पढ़ा था? डिस्प्लेसमेंट, साथ ही साथ वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, कुछ ऐसे ही टर्म्स हम पढ़ते हैं यहां पर होता है एंगुलर पोजीशन, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर वेलोसिटी एंड एंगुलर एक्सेलरेशन। तो यहां पर भी बच्चों हमें ये सारी चीजें पढ़नी होती है, एंगुलर, सारी बातें एंगुलर में आ जाती हैं। तो क्या क्या टर्म्स है, किस तरीके से डिफाइन किया गया है, इनके बारे में जानेंगे। तो फटाफट से नोट करिए, मैं थोड़ा सा बोर्ड क्लीन कर देता हूं फटाक से। तो बच्चों सबसे पहला जो टर्म पढ़ने जा रहे हैं वो है अपना एंगुलर पोजीशन।
तो व्हाट इज द एंगुलर पोजीशन, यानी कि मैं किसी पार्टिकल का ओरिजिन के रेस्पेक्ट में एंगुलर पोजीशन देखना चाहता हूं, तो एंगुलर पोजीशन को कैसे देखूं। तो देखो किसी भी पार्टिकल की ओरिजिन के रेस्पेक्ट में हमें एंगुलर पोजीशन निकालने के लिए दो चीजों की जरूरत है। क्या है देखते हैं। तो देखिए बच्चों, कैसे किसी स्पेस में हम किसी पॉइंट की एंगुलर पोजीशन बताएंगे ओरिजिन के रेस्पेक्ट में। तो मान लीजिए ये मेरा ओरिजिन है और इस पॉइंट P की मैं एंगुलर पोजीशन बताना चाहता हूं। तो कैसे बताऊं, तो मेरे को दो चीजें चाहिए एंगुलर पोजीशन बताने के लिए। बेटा मुझे दो चीजों की जरूरत है। सबसे पहली चीज है एक रेफरेंस लाइन। भाई एंगुलर पोजीशन ये बताता है कि रेफरेंस लाइन से कितना हम घूमे तो हमें P पॉइंट पर पहुंच जाएंगे, यानी कि रेफरेंस लाइन से जो आपका इस P पॉइंट का आपका बेटा पोजीशन वेक्टर है, इस P पॉइंट का बेटा जो पोजीशन वेक्टर है वो कितना एंगल बना रहा है, यही बताएगी हमारी एंगुलर पोजीशन। ठीक है, तो देखिए इसी चीज को बच्चों, टू डिसाइड द एंगुलर पोजीशन ऑफ अ पॉइंट इन स्पेस वी नीड टू स्पेसिफाई फर्स्ट वन दी ओरिजिन, बात कर ली ओरिजिन की, और दूसरी चीज है रेफरेंस लाइन। तो बच्चों जो ये मैंने डॉटेड डॉटेड बनाई थी बेटा, ये कहलाती है आपकी रेफरेंस लाइन। कौन सी लाइन कहलाती है बेटा, रेफरेंस लाइन, यही होती है हमारी। और ये पोजीशन वेक्टर जो आरपी वेक्टर है, इससे कितना एंगल बना रहा है, ये हमारा हो गया इसका एंगुलर पोजीशन। ठीक, सिंपल बातचीत। आगे की बातचीत देखते हैं बच्चों। तो द एंगल मेड बाय द पोजीशन वेक्टर विद रिस्पेक्ट टू द ओरिजिन, सेम केस विद द रेफरेंस लाइन इज कॉल्ड एंगुलर पोजीशन। अगला टर्म देखिए एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या है, एंगल थ्रू विच पोजीशन वेक्टर ऑफ अ मूविंग पार्टिकल रोटेट्स इन अ गिवन इंटरवल ऑफ टाइम इज कॉल्ड एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। वेरी सिंपल, बहुत आसान है। थोड़ा एक्सप्लेन करता हूं, सारी चीजें समझ में आएंगी। तो देखिए कि बच्चों कुछ इस तरीके से है, एक पॉइंट P है, मान लीजिए एक सर्कुलर पाथ पे चल रहा है। एक पॉइंट P है, एक सर्कुलर पाथ पे चल रहा है। ये एक मेरा सर्कुलर पाथ है और इसका जो सेंटर है वो मेरा ओरिजिन है। इस पर एक पॉइंट P बेटा चल रहा है। तो P पॉइंट पहले यहां था, फिर यहां हो गया। P पॉइंट यहां से यहां इतना डिस्प्लेस हुआ। मैं देखना चाहता हूं इसका एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या होगा। तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट देखने के लिए बेटा मैंने चाहिए क्या चीज, एक रेफरेंस लाइन। तो मेरी ये जो O और ये O से जाने वाली लाइन है, इसे मैंने कहा मेरी रेफरेंस लाइन है। अब पहले कंडीशन में जो इसकी एंगुलर पोजीशन है वो मान लीजिए ये थीटा इनिशियल है। ये थीटा इनिशियल एंगुलर पोजीशन है। तो थीटा इनिशियल है, इनिशियल एंगुलर पोजीशन, इनिशियल एंगुलर पोजीशन। फिर ये इतना मूव कर गया, PQ मूव कर गया। तो अब इसकी जो फाइनल एंगुलर पोजीशन हो गई वो क्या हो गई, थीटा F। तो थीटा F इसकी क्या है, फाइनल एंगुलर पोजीशन। फाइनल एंगुलर पोजीशन। अब मैं देखना चाहता हूं बेटा ये डिस्प्लेस कितना हुआ। तो दैट इज थीटा, जो चेंज इन एंगल हुआ वही होगा हमारा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, दैट इज थीटा F माइनस थीटा इनिशियल। अब ये बात हमें समझ में आई कि भाई इसका जो चेंज हुआ डिस्प्लेसमेंट, यानी कि पोजीशन वेक्टर अपनी इनिशियल पोजीशन से कितना रोटेट किया फाइनल पोजीशन में पहुंचने के लिए, वही हमारा हो गया बेटा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। डेल्टा थीटा से रिप्रेजेंट करते हैं एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को। तो ये बातचीत हमें समझ में आई बच्चों। आगे की बातचीत करते हैं। देखिए सिंपल सी बात, इतना रोटेट हुआ वही कहलाता है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। अब देखिए ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट डिपेंड्स ऑन द ओरिजिन बट नॉट ऑन द रेफरेंस लाइन। तो मैं पहले क्या करता हूं, रेफरेंस लाइन वाली बातचीत पे डिस्कशन करता हूं, उसके बाद ओरिजिन वाली बातचीत पे करूंगा। क्या मतलब है इस बात का, क्या सेंस बनता है कि एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है वो इस बात पे डिपेंड करता है कि ओरिजिन का है, पर इस बात पे डिपेंड नहीं करता कि हमने रेफरेंस लाइन कौन सी मानी है। तो एक्सप्लेन करता हूं बच्चे, समझिएगा इस बात को, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। मान लीजिए अभी मैंने एक्स एक्सिस को मैंने माना है रेफरेंस लाइन, अब मैं एक्स एक्सिस को नहीं मानता और मैं वाई एक्सिस को मान ले रहा हूं अपनी रेफरेंस लाइन। ये मेरे ऊपर है, ये मेरी चॉइस है कि मैं रेफरेंस लाइन किसे मानूं। तो अब अगर मैं देखूं तो मेरी इसकी जो इनिशियल पोजीशन थी वो क्या थी, P इनिशियल पोजीशन है और Q फाइनल पोजीशन है। इंटरवल ऑफ टाइम में ऐसे गया है। तो अगर
यहां पर देखो एंगुलर पोजीशन, तो मैं क्या लिखूंगा, थीटा पी। भाई ये इस वाली रेफरेंस लाइन से इतना ही एंगल बना रहा है, और ये गया कहां, यहां, तो ये क्या हो गया, अगेन थीटा क्यू। तो फाइनल पोजीशन दैट इज थीटा क्यू माइनस इनिशियल पोजीशन दैट इज थीटा पी। तो चेंज इन कितने से रोटेट किया, डेफिनेटली इसी सेंस में आया। तो रेफरेंस लाइन प्रीवियसली भी तो डेल्टा थीटा ही आ रहा था हमारा डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट प्रीवियस, यानी कि इस वाले केस में भी डेल्टा थीटा ही आ रहा था ये, और इस वाले केस में भी कितना आएगा, दैट इज ऑल्सो द एंगल बिटवीन द इनिशियल एंड द फाइनल पोजीशन ऑफ वेक्टर। जो आपके इनिशियल पोजीशन वेक्टर और फाइनल पोजीशन वेक्टर के बीच का एंगल है, वही तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है। तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट में कोई चेंज नहीं आया अगर मैं रेफरेंस लाइन को चेंज कर दूं, पर अगर मैं बच्चे ओरिजिन चेंज करता हूं तो चेंज आ जाएगा। कैसे आएगा, आइए समझते हैं। तो इसको मैं नेक्स्ट डायग्राम से एक्सप्लेन करता हूं बच्चों कि किस तरीके से ओरिजिन चेंज करने से मेरा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट चेंज हो जाएगा। तो बेटा वही सर्किल लिया हमने, दैट्स और सर्किल, और कोई पॉइंट P यहां था, और यहां से ये चल के पॉइंट P पर था कोई ऑब्जेक्ट, फिर चल के Q पॉइंट पे पहुंच गया। तो दैट्स ओवर P एंड Q। पहले मेरा ओरिजिन जो कंसीडर कर रहा था, मैं मान रहा था ओरिजिन इस सर्किल के सेंटर पे। तो इस केस में बेटा आप देखें तो जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है वो मेरा डेल्टा थीटा था। मैं कहता कि अब मेरा ओरिजिन मैंने कहीं और मान लिया, ये तो मेरे ऊपर डिपेंड है। ये ओरिजिन कहाँ मानते हैं हम लोग, जहां ऑब्जर्वर ऑब्जर्व करता है। अभी मेरा ऑब्जर्वर यहां से ऑब्जर्व कर रहा था तो इसने ऐसे देखा, जरा सा शिफ्ट हुआ ना। अब मेरा ऑब्जर्वर अगर सर्कमफ्रेंस से बैठ के इसको देखे तो क्या उसके लिए सेम एंगुलर डिस्प्लेसमेंट रहेंगे या डिफरेंट एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होगा, आइए देखते हैं। अगर मेरा बच्चे ये जो ऑब्जर्वर है ये यहां ना होके सर्कमफ्रेंस पे रहे तो इसका जो पोजीशन वेक्टर होगा, अब ये यहां से आ गया, दैट्स लाइक दिस इज आवर इनिशियल पोजीशन वेक्टर। अगर मेरा ओरिजिन यहां हो गया यानी कि ऑब्जर्वर यहां हो गया, और इसका जो फाइनल पोजीशन वेक्टर है बच्चे वो ये हो गया। क्या ये और ये एंगल सेम होगा, जवाब है नहीं। अब डेल्टा थीटा प्राइम, ध्यान से देखिएगा, डेल्टा थीटा प्राइम इज नॉट इक्वल टू डेल्टा थीटा, यानी कि सेम प्लेन में फॉर टू डिफरेंट ऑब्जर्वर्स, both observers are stationary, the displacement, which one, the angular displacement is different, यानी कि इसके लिए एंगुलर डिस्प्लेसमेंट ज्यादा और इसको ऑब्जर्व करो इसके लिए कम। और अगर मैं और दूरी पे ले जाऊं, यहां ले जाऊं, तो क्या बेटा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट और कम हो जाएगा। देखिए एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इतना ही रह गया, तो जितना ज्यादा हम पीछे जाते जा रहे हैं उतना एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कम होता जा रहा है। यानी कि दो ऑब्जर्वर, तीन ऑब्जर्वर, ऑब्जर्वर 1, और जहां ऑब्जर्वर सिचुएटेड होता है वहां हम मानते हैं ओरिजिन है, ऑब्जर्वर नंबर 2 एंड ऑब्जर्वर नंबर 3, ऑल 3 डिफरेंट ऑब्जर्वर्स एक्सपीरियंस डिफरेंट एंगुलर डिस्प्लेसमेंट ऑफ द सेम ऑब्जेक्ट। है ना इंटरेस्टिंग पॉइंट। क्या ये लीनियर डिस्प्लेसमेंट में भी एग्जिस्ट करता है, ये आप लोगों के लिए होमवर्क है, मुझे कमेंट में लिख के बताना यस और नो, कि जो हमने डिस्प्लेसमेंट लीनियर डिस्प्लेसमेंट पढ़ा था कि 3 डिफरेंट ऑब्जर्वर विच आर सिचुएटेड इन द ग्राउंड, ठीक है, विद स्टेशनरी, मतलब मूव नहीं कर रहे हैं, सिचुएटेड है ग्राउंड में ही है। क्या तीनों नॉन मूविंग, पहला पॉइंट नॉन मूविंग है, दूसरा ग्राउंड में ही है। नॉन मूविंग का मतलब ना एक्सेलेरेशन है ना वेलोसिटी है, सिंपल रेस्ट पे है तीनों ऑब्जर्वर। तो उन तीनों ऑब्जर्वर के लिए क्या लीनियर डिस्प्लेसमेंट सेम होता है या डिफरेंट से। यहां पर भाई ये तीनों ऑब्जर्वर जो थे ये रेस्ट पे थे, मूव नहीं कर रहे थे, तीनों एक ही ग्राउंड फ्रेम में हैं, बट डिफरेंट ऑब्जर्वर के लिए डिफरेंट एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हुआ। तो क्या ऐसा ही प्रोसेस सेम का सेम लीनियर डिस्प्लेसमेंट के लिए भी है, चेक करके बताना। तो जल्दी से बताना, सोचना, अभी वीडियो पॉज करो और इस बात को लिख लो जो मैंने बताई और समझाई है। डायग्राम बना लो, पहले इसका डायग्राम बना लो और इसके बाद पॉज करके डायग्राम बना लो, उसके बाद ये बात नोट कर लो, इंपॉर्टेंट है। अब बच्चे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि एंगुलर डिस्प्लेसमेंट तो सर समझ में आ गया, पर एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कैसी क्वांटिटी है, क्या एक ये वेक्टर क्वांटिटी है
या फिर स्केलर क्वांटिटी है। तो देखिए अगर आपका एंगुलर डिस्प्लेसमेंट बहुत स्मॉल है, एलिमेंट्री एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है, इट इज वेरी स्मॉल, तो यहां पर हम इसे वेक्टर की तरह ट्रीट करते हैं। लेकिन जैसे ही आपके एंगुलर डिस्प्लेसमेंट बड़े हो जाते हैं तो हम उसे स्केलर की तरह ट्रीट करते हैं। इफ द मैग्नीट्यूड ऑफ द एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज स्मॉल देन वी विल ट्रीट इट एज अ वेक्टर क्वांटिटी, और अगर ये हमारे मैग्नीट्यूड में लार्ज हैं तो ये हम किसकी तरह ट्रीट करेंगे, इसको हम एज ए स्केलर। अगर लार्ज है लेकिन एक प्लेन के ही अंदर है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट तो हम यहाँ पर वेक्टर की तरह ट्रीट कर सकते हैं। लेकिन अगर 3D में है बच्चे तो हम उसे वेक्टर की तरह ट्रीट नहीं करेंगे, तब हम उसे स्केलर मान लेंगे। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट है क्यों हम स्केलर मान लेते हैं, क्या ऐसी रूल है या फिर क्या ऐसी प्रॉपर्टी है वेक्टर की जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट सेटिस्फाई नहीं कर पाता 3D में जब उसका मैग्नीट्यूड ज्यादा होता है। तो इसको थोड़ी देर में डिस्कस करेंगे। तो अभी हम मान रहे हैं कि हमारी जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है बहुत स्मॉल है और हम उसे वेक्टर की तरह ट्रीट कर रहे हैं, तो उसकी डायरेक्शन कैसे देखें, तो ये समझते हैं डायरेक्शन ऑफ स्मॉल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। तो डायरेक्शन ऑफ स्मॉल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज डिसाइडेड बाय द राइट हैंड रूल। कैसे यूज करना है आइए समझते हैं। तो बच्चों देखो कि मान लीजिए आपका एक ऑब्जेक्ट है, वो कुछ इस तरीके से एक सर्कुलर पाथ पे चल रहा है। एक ऑब्जेक्ट है कुछ इस तरीके से बेटा सर्कुलर पाथ पे चल रहा है, लाइक दिस। ये हमारा ऑब्जेक्ट एक सर्कुलर पाथ पे चल रहा है और किसी टाइम इंस्टेंट पर बेटा इसकी पोजीशन पहले P थी और डेल्टा T टाइम में ये Q पोजीशन पे पहुंच गया, तो इसका जो पोजीशन वेक्टर रोटेट हुआ वो डेल्टा थीटा से हुआ और डेल्टा थीटा इज वेरी स्मॉल। डेल्टा थीटा इज वेरी स्मॉल, तो हम इसे इस एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को इज वेरी स्मॉल, इस एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को एज अ वेक्टर ट्रीट करेंगे। तो डेल्टा थीटा वेक्टर की डायरेक्शन कहाँ होगी, तो ध्यान से देखिएगा जो ऑब्जेक्ट है हमारा वो हमारा A और A प्राइम एक्सिस के अबाउट क्या कर रहा है, रेवोल्यूशन दे रहा है, घूम रहा है। ठीक है, सिंपल सी बात है। और किसी टाइम डेल्टा T इंटरवल में ये P से Q पहुंचा है। ठीक बच्चों, तो इसका जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हुआ है डेल्टा थीटा हुआ है, तो इसका जो प्रिडिक्शन होगा डायरेक्शन का वो राइट हैंड रूल से। तो ऑब्जेक्ट ऐसे घूम रहा है, पहले यहां था फिर यहां गया, तो थंब की डायरेक्शन कहां आई, ऊपर की तरफ आई। तो जो डेल्टा थीटा की डायरेक्शन होगी बच्चों, यानी कि एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की जो डायरेक्शन होगी वो ऊपर की तरफ होगी, साथ ही साथ उस एक्सिस के अलोंग होगी जिस एक्सिस के अलोंग ये रिवॉल्यूशन कर रहा है। तो दैट इज द पॉइंट दैट वी हैव डिस्कस्ड। आइए इसको थोड़ा सा नोट कर लेते हैं। और नोट क्या करना है, देखो the direction of a small angular displacement is decided by the right hand thumb rule. When the fingers are directed along the motion of point, then thumb will represent the direction of angular displacement. ये बात हमने समझी। डेल्टा थीटा इज डायरेक्टेड अलोंग और पैरेलल और अलोंग द एक्सिस ऑफ रिवॉल्यूशन। जिस एक्सिस के अबाउट ये घूम रहा है उसके पैरेलल या अलोंग होगा। मान लीजिए ये इस डायरेक्शन में घूम रहा होता तब क्या होता, अगर बेटा ये क्लॉक वाइज तो नहीं, अभी ये एंटी क्लॉक वाइज है, एंटी क्लॉक वाइज घूम रहा था थंब ऊपर, जब ये क्लॉक वाइज घूम रहा होता तो थंब नीचे आ जाता और उस डायरेक्शन में यानी कि उस केस में जो डेल्टा थीटा की डायरेक्शन होगी बच्चों वो डाउनवर्ड हो जाती है। यानी कि अगर मेरा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट मान लीजिए ये सर्कुलर पाथ था आगे, अब जो ऑब्जेक्ट है वो यहां से यहां आया, यानी कि P यहां था और Q यहां आया, तो इस केस में जो इसका एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हुआ होगा उसकी डायरेक्शन क्या होगी। अगर मैं राइट हैंड रूल से देखूं तो मैं वी विल कर्ल दी फिंगर्स P to Q and direction will represented by the thumb and it is downward. So this is the direction of delta theta vector which is the angular displacement, which is the angular displacement. बेटा क्यों होता है कि हम ये जानना चाहते हैं कि भाई क्यों छोटे एंगल के लिए ही ये स्केलर की तरह ट्रीट किया जाता है, अभी समझेंगे। परेशानी की बात कोई नहीं है, फटाफट इतने दोनों फिगर आप लोग नोट कर लीजिए, उसके आगे समझते हैं कि क्या होगा। फटाक से वीडियो पॉज करो, नोट कर लो और क्या डायरेक्शन रहेगी एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की, उसके बाद थ्योरी नोट कर लेना। बना ली फिगर, इसके बाद स्क्रीन पॉज करके अब थ्योरी नोट कर लीजिए इसकी।
बच्चों अब देखते हैं कि एंगुलर डिस्प्लेसमेंट किस टाइप की क्वांटिटी है, क्या इसकी डायमेंशन है, क्या डायमेंशन नहीं है। तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है क्या एक्चुअल में, है तो एक एंगल ही। और एंगल क्या होता है, एंगल होता है टू लेंथ्स का रेशो। तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट एक डायमेंशन लेस क्वांटिटी, इसकी कोई डायमेंशन नहीं होती। साथ ही साथ क्या इसकी यूनिट भी नहीं होती, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की यूनिट होती है। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की वही यूनिट होगी जो एंगल की होगी, और एंगल की 2 यूनिट्स अवेलेबल है अपने पास। पहली यूनिट हो सकती है डिग्री और दूसरी यूनिट क्या हो सकती है, रेडियन। तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की 2 अपने पास यूनिट्स हैं, पहली डिग्री और दूसरी क्या है, रेडियन। अगर कोई ऑब्जेक्ट कंप्लीट सर्कुलर एक रिवॉल्यूशन लेता है, यानी कि एक पूरा चक्कर लगाता है, तो उसका एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, इसका पोजीशन वेक्टर 2 पाई से रोटेट किया तो 2 पाई रेडियन इसका एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होगा। यानी कि अगर कोई ऑब्जेक्ट एक कंप्लीट सर्किल लेता है, यानी कि यहां से ही स्टार्ट किया और यहीं पर एंड हुआ इसका, तो इसका जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होगा इस केस में वो कितना होगा, 2 पाई रेडियन। और डिग्री में हम कह सकते हैं इसे 360 डिग्री का इसका एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होगा बच्चों। तो सारी बातें आसानी है, चलो इसको नोट कर लेते हैं। दैट ओहो आइए नेक्स्ट बातचीत है। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट जैसा कि मैंने बताया इज डायमेंशनलेस क्वांटिटी, द एसआई यूनिट इज रेडियन, सम अदर यूनिट्स आर डिग्री एंड रिवॉल्यूशन। बिल्कुल 2 पाई रेडियन यानी 360 डिग्री इज इक्वल टू 1 रिवॉल्यूशन। सारी बातें क्लियर है बच्चों आप लोगों को, तो इसको बेटा फिगर बना लो और फटाफट से नोट कर लो इसको। तो बच्चों अभी हमने एंगुलर डिस्प्लेसमेंट और एंगुलर पोजीशन के बारे में बहुत कुछ जाना। हमने जाना कि किस तरीके से एंगुलर डिस्प्लेसमेंट ओरिजिन पे तो डिपेंड करता है पर रेफरेंस लाइन पे डिपेंड नहीं करता। साथ ही साथ अपनी एंगुलर पोजीशन रेफरेंस लाइन पे डिपेंड करती है। अगर मैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पर एंगुलर पोजीशन के बारे में, क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट है ध्यान से समझिएगा और इसे इंपॉर्टेंट पॉइंट बनाकर नोट कर लीजिएगा। अगर मैं पॉजिटिव एक्स एक्सिस से किसी पॉइंट का मेजर कर रहा हूं एंगुलर पोजीशन प्लस एक्सिस से, और मैं इस मेजर करते समय अगर मेरे फिंगर्स कैसे जा रहे हैं, इन दी एंटी क्लॉकवाइज सेंस में जा रहे हैं, तो मैं इसकी जो एंगुलर पोजीशन है वो पॉजिटिव कंसिडर करूंगा। और अगर मैं एक्स एक्सिस से किसी पार्टिकल की पोजीशन या एंगुलर पोजीशन में कहूं तो मेजर कर रहा हूं या देख रहा हूं, और इसकी मैं एंगुलर पोजीशन देखते समय मेरे फिंगर्स, राइट हैंड की फिंगर्स अगर कैसे जा रही हैं, क्लॉकवाइज सेंस में जा रही हैं, तो यहाँ पर मैं इस एंगुलर पोजीशन को बेटा, पोजीशन नॉट द डिस्प्लेसमेंट, पोजीशन को निगेटिव लूंगा। तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पर एंगुलर पोजीशन के रिगार्डिंग। साथ ही साथ यानी कि क्लॉकवाइज है तो आपका निगेटिव होगी एंगुलर पोजीशन, और एंटी क्लॉकवाइज है तो आपकी पॉजिटिव होगी। ठीक, ये पॉइंट एक इंपॉर्टेंट था जिसे आप अपने कॉपी में हैश बना के नोट कर लीजिएगा। नोट्स के लिए इंपॉर्टेंट है, बाद में जब क्वेश्चंस करेंगे तो डिस्कस करेंगे। साथ ही साथ बच्चों मैं आपसे इतनी देर से कह रहा था कि भाई एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अगर छोटे हैं तो हम उसे वेक्टर मान सकते हैं, और अगर बड़े हैं तो हम उसे वेक्टर की तरह ट्रीट नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते, कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ वेक्टर्स ये सेटिस्फाई नहीं करते। क्या है ये प्रॉपर्टी कि बेटा एक प्रॉपर्टी होती है कि वेक्टर की वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी इज इक्वल टू वेक्टर बी प्लस वेक्टर ए। तो कब हमें एंगुलर डिस्प्लेसमेंट एज ए वेक्टर ट्रीट करना है, तो पहली कंडीशन, अगर एंगुलर डिस्प्लेसमेंट बेटा आपका हो रहा है इन अ प्लेन, एक सिंगल प्लेन में, इन अ प्लेन, एंड इट इज फाइनाइट, एंड इट इज फाइनाइट, इट इज फाइनाइट, तो हम क्या करेंगे इसे फाइनाइट, वी कैन ट्रीट एज ए एंगुलर वेक्टर। हम इसे एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को वेक्टर मान सकते हैं, एक प्लेन में है और ये फाइनाइट है। या फिर इट इज एलिमेंट्री, एलिमेंट्री मीन्स वेरी स्मॉल, एलिमेंट्री मीन्स वेरी स्मॉल, वेरी स्मॉल है, तब हम इसे कैसा मान सकते हैं, तब हम इसे वेक्टर की तरह ट्रीट कर सकते हैं। क्यों है ये कि वेरी स्मॉल में ही, और इन 3D, इट इज एलिमेंट्री, वेरी स्मॉल, और ये किस में है, इन 3D में है, तो हम इसे वेक्टर की तरह ट्रीट करेंगे। अगर ये क्यों है, मतलब क्या है पहले ये समझ लो। एलिमेंट्री का मतलब बहुत छोटा, तो बहुत छोटे का मतलब क्या हुआ, डी थीटा, तो हम कहेंगे डी थीटा 1 वेक्टर प्लस डी थीटा 2 वेक्टर, ये वाली जो कंडीशन है इसको सेटिस्फाई करता है, इसलिए हम मान लेते हैं उस केस में ये एंगुलर डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो इसको समझते हैं कि कैसे ऐसा पॉसिबल है। तो आइए बच्चों समझते हैं इन दोनों मार्कर की हेल्प से
कि स्मॉल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कैसे कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी वेक्टर की सेटिस्फाई करता है और क्यों लार्ज नहीं कर पाता है इन 3D। तो क्यों स्मॉल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को एज अ वेक्टर ट्रीट करते हैं और लार्ज को वेक्टर की तरह ट्रीट नहीं करते। तो वेरी सिंपल है, मैं दो इवेंट कह रहा हूं, दो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कंसिडर कर रहा हूं। अगर मैं अपने पेन को ऊपर की तरफ रोटेट करता हूं तो मैं कहूंगा जो इसका एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है वो थीटा यू है, थीटा यू यानी कि ऊपर की तरफ रोटेट करना। और अगर मैं अपने पेन को मेरी तरफ रोटेट करता हूं, इसको मैं कहता हूं थीटा एम एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है। तो इस इवेंट को मैं पहले स्मॉल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट में दिखाऊंगा आपको, फिर मैं आपको लार्ज एंगुलर डिस्प्लेसमेंट में दिखाऊंगा। तो स्मॉल की बात करेंगे पहले, फिर लार्ज की बात करेंगे। अब हम क्या प्रूफ कर लें, अगर मेरा, ध्यान से समझिएगा, ध्यान से बच्चे सारी बात समझिएगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है सारे ये। कि बेटा अगर मेरा थीटा एम, मैं पहले वेक्टर रोटेट, पहले क्या करूंगा थीटा एम और स्मॉलर एंगुलर डिस्प्लेसमेंट ले रहा हूं। अभी क्या ले रहा हूं, स्मॉलर एंगुलर डिस्प्लेसमेंट ले रहा हूं। और पहले किस तरीके से रोटेट कर रहा हूं, पहले मैं कर रहा हूं थीटा एम प्लस थीटा यू, और फिर कैसे करूंगा थीटा यू प्लस थीटा एम। अगर दोनों पे रिजल्ट सेम आया तो मेरी ये थीटा जो है एंगुलर वेक्टर, यानी कि ये एंगुलर डिस्प्लेसमेंट वेक्टर की तरह ट्रीट कर सकता है, वेक्टर कंसीडर किया जाएगा इसे। तो पहला इवेंट क्या है, थीटा एम, यानी कि मैंने स्मॉल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपनी तरफ दिया इस पेन का भाई। उसके बाद क्या है थीटा यू, यानी कि हल्का सा ऊपर की तरफ रोटेट किया, क्योंकि स्मॉलर है इसलिए स्मॉल स्मॉल किया। अब दूसरा इवेंट देखो, थीटा यू, हल्का सा स्मॉल सा मैंने रोटेशन दिया, फिर थीटा एम, इसको हल्का सा स्मॉल रोटेट किया। आप देखिए दोनों वेक्टर पैरेलल आए, सेम डायरेक्शन में ओरिएंटेड हुए, यानी कि सेम इफेक्ट दिया दोनों ने, यानी कि इन दोनों ने कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई कर दिया। तो यहां से हम कंसीडर कर सकते हैं या कह सकते हैं कि थीटा एम वेक्टर प्लस थीटा यू इज इक्वल टू थीटा यू प्लस थीटा एम। तो ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई कर रहे हैं। तो यहां से हम लिख सकते हैं बेटा कि फॉर स्मॉल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, फॉर वेरी स्मॉल एंगुलर displacement delta theta can be considered as vector quantity। इंपॉर्टेंट पॉइंट है बच्चों ये। अब आगे की बातचीत करते हैं बेटा। मान लीजिए मेरा जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है अब वो लार्ज है। नाउ सेकंड केस, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज लार्ज। तो क्या सेम इफेक्ट आएगा? तो पहला इवेंट क्या है, थीटा एम प्लस थीटा यू। तो थीटा एम लार्ज के लिए थीटा एम मेरी तरफ, फिर थीटा यू इधर, सिंपल। अब क्या करना है, दूसरा इवेंट क्या है, थीटा यू यानी कि ऊपर की तरफ, फिर थीटा एम नीचे की तरफ। तो क्या ये दोनों पैरेलल है? जवाब है नहीं है। यानी कि मेरा जब लार्ज एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है तब वो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई नहीं कर रहा, तब हम उसे स्केलर की तरह ट्रीट करेंगे। डेफिनेटली बच्चों ये आपको बहुत जल्दी से कहीं देखने को नहीं मिलेगा, इसी वीडियो में सीखने को मिलेगा, क्योंकि मैंने भी बहुत ट्रिक से इसके लिए तैयार किया है आप लोगों के लिए। तैयार क्या किया, पहले से ही आता है यार, ऐसा मत सोचो पढ़ के आया हूं कहीं। तो बेटा यहां पर ये सेटिस्फाई नहीं किया, doesn't satisfy this, so we can't treat it as a vector quantity. Now in this case we will consider angular displacement delta theta as a scalar quantity। स्केलर क्वांटिटी जब एंगुलर डिस्प्लेसमेंट लार्ज है, स्केलर क्वांटिटी। तो बेटा ये बात हमें समझ में आई। तो अब इसे रटना नहीं, समझ चुके हैं। अब अगर कहीं भी डाउट है दोबारा इस पोर्शन को प्ले करके दोबारा देखो, धीरे धीरे देखो, सब क्लियर हो जाएगा। नहीं क्लियर हो कमेंट में लिख देना, बता दूंगा। तो इसको नोट कर लें क्या, एंगुलर पोजीशन पढ़ चुके, ठीक है। अब एक्सप्रेसिंग हमने क्या सीखा, एक्सप्रेसिंग एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इन वेक्टर फॉर्म। तो बेटा क्या है ये, एलिमेंट्री एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, अभी समझा। बट फाइनाइट एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज अ स्केलर।
अगर आपके फाइनाइट एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हो रहे हैं तो क्या है, वो स्केलर है। द एडिशन ऑफ एलिमेंट्री स्मॉलर एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज कम्यूटेटिव। in 3D, in 3-dimensional theta1 vector plus theta2 vector is not equal to theta2 vector plus theta1, but when particle moves a plane the finite angles may also be treated as a vector। मैंने पहले ही अभी बोला था, बिल्कुल सही बात है, अगर एक ही प्लेन में पार्टिकल कर रहा है तब हम वेक्टर मान सकते हैं। अब आगे की बात सुनिए, द फाइनाइट हो चुकी बातचीत। इट मींस व्हेन अ पार्टिकल मूव्स इन अ सर्कुलर पाथ वी कैन कंसिडर द फाइनाइट एंगुलर डिस्प्लेसमेंट एज अ वेक्टर। पॉइंट को याद रखना बेटा, सारी बात डिस्कस कर चुका हूं, एक्सप्लेन कर चुका हूं। एंड द डेल्टा थीटा इज डायरेक्टेड पैरेलल टू अलोंग द एक्सिस ऑफ रोटेशन। सब कुछ डिस्कस हो चुका है, इस बात को नोट कर लो, अपने शॉर्ट नोट्स में बना लो, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और एक्सप्लेनेशन के लिए ये सारी चीजें एकदम अपनी लैंग्वेज में लिख लेना, या फिर कभी भी भूल जाओ तो वीडियो में देख लेना, सब समझ में आ जाएगा। आगे की बातचीत करते हैं बच्चों। अब जिस तरीके से हमने एंगुलर डिस्प्लेसमेंट देखा, तो क्या किस रेट से एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हो रहा है ये जानना भी तो जरूरी है। और इस चीज को बताने के लिए यूज करते हैं एक डिफरेंट क्वांटिटी जिसे कहते हैं एंगुलर वेलोसिटी। सो व्हाट इज द एंगुलर वेलोसिटी? इट इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम। जिस तरीके से आपकी एवरेज एंगुलर वेलोसिटी और इंस्टेंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी हमने उसी तरीके से होती है बच्चे, ये जिस तरीके से आपने लीनियर आपने क्या पढ़ी थी, एवरेज वेलोसिटी, एंड आपने पढ़ी थी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। तो इसी तरीके से आपकी होती है एवरेज एंगुलर वेलोसिटी एंड आपकी इंस्टेंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी। तो बिल्कुल द रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड एंगुलर वेलोसिटी। या फिर ये वाली डेफिनेशन भी लिख सकते हैं, या मेरी वाली सिंपल है ज्यादा। अच्छा, द मैग्नीट्यूड ऑफ द एंगुलर वेलोसिटी इज इक्वल टू द एंगुलर स्पीड। पॉइंट एकदम सिंपल है। तो बेटा एक बार एंगुलर वेलोसिटी को समझ लेते हैं बच्चे। यहां पर आइए बच्चे एंगुलर वेलोसिटी को समझते हैं। तो बेटा एंगुलर वेलोसिटी तो बेटा जो आपका एंगुलर वेलोसिटी है इसको ओमेगा से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे रिप्रेजेंट करते हैं बच्चों? ओमेगा से रिप्रेजेंट करते हैं। अब मान लीजिए आपका कोई पार्टिकल जो है ना किसी प्लेन में घूम रहा है। इसका मैं पहले टॉप व्यू दिखाऊंगा, फिर आपको फ्रंट व्यू दिखाऊंगा। तो किसी सर्कुलर पाथ पे ऐसे घूम रहा है और पहले किसी टाइम पर इसकी पोजीशन P थी, इसका पोजीशन वेक्टर यहां था। किसी टाइम बाद इसकी पोजीशन यहां हो गई, इसका एंगुलर डिस्प्लेसमेंट डेल्टा थीटा रहा, और ये हुआ डेल्टा टी टाइम इंटरवल में। तो इसकी जो आपकी एवरेज एंगुलर स्पीड रही, या फिर मैं बोलूं एवरेज एंगुलर आपकी वेलोसिटी रही, वो कितनी हो गई? तो एवरेज ओमेगा एवरेज इज इक्वल टू आपका बेटा हो गया डेल्टा थीटा वेक्टर डिवाइडेड बाय डेल्टा टी। दैट्स वेरी सिंपल। डायरेक्शन कैसे सेंस करेंगे? डायरेक्शन बिल्कुल, अगर डेल्टा थीटा फाइनाइट है, बहुत छोटा है, तभी मान के चलना। तो बेटा डेल्टा थीटा आपका किस डायरेक्शन में हुआ है? ये आपका पॉजिटिव इस एक्सिस की तरफ। अगर इसके फ्रंट व्यू से देखो तो कहां हुआ होगा? आपका पार्टिकल कुछ इस तरीके से चल रहा है एक सर्कुलर पाथ पे, और P से Q गया है, ये P से Q गया है, और इसकी ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है, इस एक्सिस के अबाउट ऐसे गोल गोल घूम रहा है। तो इसका जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है वो डेल्टा थीटा की जो डायरेक्शन है राइट हैंड रूल से यहाँ आएगी, डेल्टा थीटा वेक्टर की। तो डेफिनेटली बच्चे जिसका एंगुलर वेलोसिटी की डायरेक्शन होगी वो वही डायरेक्शन में होगी जिस डायरेक्शन में डेल्टा थीटा हुआ है। ठीक है, तो यानी कि एंगुलर वेलोसिटी की डायरेक्शन वही होती है जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन होती है। एकदम सिंपल बात। अब मान लीजिए कि ये जो टाइम इंटरवल है बहुत छोटा है, जैसा कि हमने इंस्टेंटेनियस में पढ़ चुके हैं। तो डेल्टा टी इज टेंडिंग टुवर्ड्स जीरो, और इसे क्या कर देते हैं? dt कर देते हैं। तो इस टाइम इंटरवल में बेटा जो आपका एंगुलर डिस्प्लेसमेंट रहा होगा, बहुत बड़ा रहा होगा या बहुत छोटा? डेफिनेटली ये बहुत छोटा रहा होगा। तो जब ये बहुत छोटा रहा होगा बच्चे, तो आपका जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है डेल्टा थीटा, ये बन जाएगा डी थीटा वेक्टर में। तब हम इसे ओमेगा इंस्टेंटेनियस यानी कि इंस्टेंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी कहेंगे। और इंस्टेंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी होता है द डिफरेंशिएशन ऑफ द थीटा विद रिस्पेक्ट टू टाइम, और इट इज द इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर
डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू द टाइम। वेरी सिंपल थिंग। चलो भाई, इसकी डायरेक्शन वही डायरेक्शन होगी, ओमेगा की डायरेक्शन वही डायरेक्शन होगी जो आपकी डी थीटा की डायरेक्शन है। इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि देखो ये तो स्केलर वन है तो मतलब नहीं, ये आपका वेक्टर है तो ओमेगा की डायरेक्शन डिपेंड करेगी आपकी डी थीटा वेक्टर की डायरेक्शन पर। एकदम सारे पॉइंट क्लियर है। फटाफट इसे नोट कर लो, फिगर बना लो और नोट कर लो क्या लिखना है। फिगर बना लो, क्या लिखना है स्लाइड में दिखा दूंगा। तो बच्चों, अगर पार्टिकल के रोटेट होने की डायरेक्शन में अपने फिंगर्स को मैं कर्ल करूं तो जो मेरा एक्सटेंडेड थंब है, यानी कि जो मेरे थंब की डायरेक्शन होगी वो डेफिनेटली रिप्रेजेंट करेगी डायरेक्शन ऑफ एंगुलर वेलोसिटी। ठीक है, इसी बात को हम लिख लेते हैं। द डायरेक्शन ऑफ एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा वेक्टर इज गिवन बाय द राइट हैंड थंब रूल। बिल्कुल अभी समझा। If we wrap the fingers of the right hand in the sense of revolution, that is the turning of the point, the extended thumb will give us the direction of angular velocity। बिल्कुल राइट हैंड रूल को ही लिखा है, इस चीज को लिख लेंगे। As omega vector is directed पैरेलल और along the axis of revolution, तो इसे हम एक्सियल वेक्टर भी कहेंगे। एक ये नया पॉइंट है, समझ लेना, क्योंकि ये उसी एक्सिस पे है, ओमेगा वेक्टर उसी एक्सिस पे आ रहा है जिस एक्सिस के अबाउट हमारा पार्टिकल रोटेट कर रहा है या घूम रहा है। तो इस टाइप के वेक्टर को हम एक्सियल वेक्टर भी कहते हैं। तो इसको बच्चों नोट कर लीजिए, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। फटाफट से ये वीडियो पॉज करिए और थ्योरी नोट करिए। अब बच्चे बात करते हैं कि आपके एंगुलर वेलोसिटी कैसी क्वांटिटी है। तो आपके जब इंस्टेंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी की बात कर रहा हूं मैं, तो डेफिनेटली मैं बात कर रहा हूं डी थीटा वेक्टर की। तो डी थीटा यानी कि एलिमेंट्री डिस्प्लेसमेंट हो रहे हैं, जिसे हम क्या कहते हैं, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को एलिमेंट्री जो है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, इसे हम वेक्टर कहते हैं। तो यहां पर भी जो आपका ओमेगा होगा वेक्टर होगा। अगर मैं बात करूं कि लार्ज डिस्प्लेसमेंट है, तो लार्ज डिस्प्लेसमेंट किस में कंसिडर किए जा सकते हैं, वो केवल एवरेज वाले केस में ही कंसिडर किए जा सकते हैं। एवरेज वाले केस में जो आपके एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होंगे बच्चों वो ज्यादा बड़े होंगे। तो जब ज्यादा बड़े होंगे तब उस समय हम एंगुलर वेलोसिटी, जो आपकी एवरेज एंगुलर वेलोसिटी है, उसको बेटा हम कैसे नहीं ट्रीट कर सकते, हम उसे वेक्टर ट्रीट नहीं कर सकते, क्योंकि वहां पर जो आपका एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है वो नहीं रहा, क्या नहीं रहा, वेक्टर नहीं रहा। ये पॉइंट एकदम क्लियर। अब अगर मैं बात करूं बेटा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की डायमेंशन क्या होगी, व्हाट इज द डायमेंशन ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, तो इसको देख लेते हैं पहले कि डायमेंशन क्या होगी। साथ ही साथ अगर कोई पार्टिकल n सेकेंड, मतलब 1 सेकेंड में n चक्कर लगाता है, तो उसकी एंगुलर वेलोसिटी क्या होगी, या मैग्नीट्यूड ऑफ एंगुलर वेलोसिटी यानी कि एंगुलर स्पीड क्या होगा। ये 2 पॉइंट देखना चाहते हैं। तो पहले देखते हैं कि मेरे एंगुलर जो वेलोसिटी है उसकी डायमेंशन क्या होगी। तो फटाफट देखें, आओ देखो। तो बेटा आपका ओमेगा वेक्टर बराबर क्या होता है, डी थीटा वेक्टर बाई डी टी। मैं इसकी डायमेंशन देखना चाहता हूं, तो ओमेगा वेक्टर की डायमेंशन वही होगी डी थीटा वेक्टर की डायमेंशन अपॉन डी टी की डायमेंशन। अच्छा, डी थीटा आपका एक एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है जो डायमेंशन लेस है, साथ ही साथ डी टी की डायमेंशन टी रेज टू द पावर 1 होगी। तो आपकी ओमेगा की जो डायमेंशन आई बच्चों वो आ गई टी की पावर -1, या फिर हम कह सकते हैं सेकंड इनवर्स इसकी यूनिट हो गई। क्या यही होगी सेकंड इनवर्स यूनिट? नहीं, हम यूनिट में बेटा इसको सेकंड इनवर्स नहीं लिख सकते। ये मैंने आपको जानबूझ के बताया। क्यों नहीं लिख सकते? क्योंकि डी थीटा हमारा डायमेंशन लेस है पर यूनिट लेस नहीं है। तो इसकी जो ओमेगा की यूनिट होगी बेटा वो क्या होगी, ओमेगा की यूनिट होगी हमारी रेडियन पर सेकेंड। ओमेगा की यूनिट क्या होगी, रेडियन पर सेकेंड, या फिर हम बोल सकते हैं डिग्री पर सेकेंड भी कह सकते हैं, पर हम यूज करेंगे हमेशा रेडियन पर सेकेंड। क्यों यूज करेंगे? क्योंकि जब भी डिफरेंशियल एलिमेंट की बात हो रही होती है, डी थीटा या आपका कुछ भी दे रखा होता है, डी थीटा के टर्म्स में कुछ भी दे रखा होता है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की बात हो रही होती है वेरी स्मॉल, तो उस समय हम जो लेते हैं एंगुलर डिस्प्लेसमेंट वो किस में लेते हैं, रेडियन में लेते हैं। याद रखना, आगे ग्रेजुएशन तक में ये बात बच्चों काम में आनी है। डेफिनेटली बता रहा हूँ, बहुत से लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, इवन इंटीग्रेशन में भी लिमिट लगाते हैं 0 से 360 डिग्री, जबकि हमेशा लिमिट लगनी चाहिए रेडियन में। तो याद रखिएगा इस पॉइंट को। तो हम हमेशा किसको यूज करेंगे, रेडियन पर सेकेंड में। अगर मान लीजिए एक ऑब्जेक्ट कुछ इस तरीके से चल रहा है कि वो 1 सेकेंड में n चक्कर लगाता है, खचर खचर ऐसे करके, है
1 सेकंड में n चक्कर लगाता है तो उसकी एंगुलर स्पीड क्या होगी ये देखना चाहता हूं मैं। तो 1 सेकंड में बेटा ये कितना चक्कर लगा रहा है n, तो 1 सेकंड में ये कितने रिवॉल्यूशन ले रहा है, n रिवॉल्यूशन ले रहा है। तो 1 सेकंड में, अच्छा एक रिवॉल्यूशन में कितना एंगल घूमा 2 पाई, 1 रिवॉल्यूशन में कितना एंगल रोटेट हुआ 2 पाई, इसको 1 रिवॉल्यूशन ही लिख दे रहा हूं बेटा मैं। तो n रिवॉल्यूशन में कितना, ओ हो उल्टा हो गया, n रिवॉल्यूशन में कितना होगा 2 पाई n, और n रिवॉल्यूशन को करने में टाइम कितना लग रहा है, तो 1 सेकंड में कितनी डिग्री रोटेट कर गया भाई। एक रिवॉल्यूशन में 2 पाई डिग्री कहूं या फिर मैं कहूं रेडियन, एक रिवॉल्यूशन में बेटा ये 2 पाई रेडियन नॉट डिग्री, 2 पाई रेडियन बेटा ये रोटेट कर गया। n रिवॉल्यूशन में ये 2 पाई n रेडियन रोटेट कर गया, तो 1 सेकंड में डेफिनेटली कितना ये रोटेट कर रहा है, तो 2 पाई n रोटेट कर रहा है। और 1 सेकंड में हुए ही एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को हम एंगुलर स्पीड की तरह कंसिडर करते हैं। तो वो क्या हो गया हमारा भाई, ओमेगा क्या होता है हमारा, ओमेगा बराबर होता है डेल्टा थीटा अपॉन डेल्टा टी। तो अगर मैं t टाइम इंटरवल 1 सेकंड का ले लूं तो ओमेगा बराबर क्या हो जाएगा डेल्टा थीटा, यानी कि 1 सेकंड में जितना एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हो रहा है उसको हम कंसिडर करेंगे एंगुलर स्पीड के तौर पे। तो इसकी एंगुलर स्पीड कितनी हो गई 2 पाई n, क्या यूनिट, रेडियन पर सेकेंड। तो हमें ये पॉइंट भी बच्चे समझ में आया कि अगर एक ऑब्जेक्ट 1 सेकंड में n रिवॉल्यूशन ले रहा है तो उसकी जो स्पीड होगी, एंगुलर स्पीड होगी बेटा, वो कितनी होगी 2 पाई n रेडियन पर सेकेंड। मान लीजिए अगर कोई ऑब्जेक्ट आपका n आरपीएम में है, यानी कि रिवॉल्यूशन पर मिनट आपको गिवन है, अभी रिवॉल्यूशन पर सेकेंड गिवन थे बेटा, ये क्या थे, n क्या है आपके रिवॉल्यूशन पर सेकेंड, बट आपको दे दिया कैपिटल N, दैट इज रिवॉल्यूशन पर मिनट n है। तो इसको कन्वर्ट करके क्या हम इससे निकाल सकते हैं कि हमारा ओमेगा कितना होगा, यस डेफिनेटली हम निकाल सकते हैं। इसको हम कन्वर्ट कर लेते हैं किसमें, स्मॉल n में, दैट इज रिवॉल्यूशन पर सेकंड में। तो रिवॉल्यूशन पर सेकंड कितने होगा, ध्यान से देखिएगा, ये हो गए आपके n बाई 60, डेफिनेटली यही हो गया ना, ध्यान से देखिएगा, रिवॉल्यूशन पर सेकंड कितने हो गए n बाई 60। क्यों, मिनट को हमने क्या कर दिया, कन्वर्ट कर दिया सेकंड में, तो डेफिनेटली रिवॉल्यूशन पर मिनट थे आपके n रिवॉल्यूशन पर मिनट, भाई n रिवॉल्यूशन पर मिनट थे, तो हमें पर सेकंड चाहिए थे, तो 1 मिनट को 60 में कर दो तो n बाई 60, तो रिवॉल्यूशन पर सेकंड होगा। रिवॉल्यूशन पर सेकंड को हम लिखते हैं स्मॉल n से, उस केस में मेरा ओमेगा क्या हो जाएगा, स्मॉल n की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो, दैट इज 2 पाई n बाई 60 रेडियन पर सेकंड। यानी कि आपको रिवॉल्यूशन पर मिनट दिए हैं तो इस वाले फॉर्मूले का यूज करेंगे, रिवॉल्यूशन पर सेकंड दिए हैं तो इस वाले फॉर्मूले का यूज करेंगे। तो n क्या है, रिवॉल्यूशन, आरपीएम बोलते हैं इन शॉर्ट, दैट इज आरपीएम, और इसे बोलते हैं आरपीएस, रिवॉल्यूशन पर सेकंड। तो ये दो इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब इनके ऊपर क्या थ्योरी है इसको देख लेते हैं बच्चों। द डायरेक्शन ऑफ एंगुलर वेलोसिटी, बातचीत हो गई है यार इसकी, आगे बढ़ाओ इसे। हाँ, एंगुलर वेलोसिटी हैज द डायमेंशन t इनवर्स, क्या इसकी यूनिट भी सेकंड इनवर्स होगी, जवाब है नहीं, डिफरेंट बातचीत है वो, ठीक है। तो हम बात कर चुके हैं इसकी एसआई यूनिट जो कि रेडियन पर सेकंड होगी, डिग्री पर सेकंड भी हो सकती है लेकिन हम उसको नहीं लेंगे। इफ अ बॉडी मेक्स n रिवॉल्यूशन इन t सेकेंड्स, बात वही है जो मैंने बताई, देन 2 पाई nt, अगर ये t में होती तो 1 सेकंड की जगह t कर देते हम और फिर 1 सेकंड में निकाल लेते। ठीक है बच्चों, अगर कोई डाउट है तो जरूर कमेंट में पूछिएगा, मैं आपको बता दूंगा। अब फ्रीक्वेंसी एंड टाइम पीरियड की बातचीत करेंगे। क्या है फ्रीक्वेंसी, क्या है टाइम पीरियड, तो सोच के बताइए, थोड़ा सा वीडियो को पॉज करिए कि क्या होती है बच्चे फ्रीक्वेंसी और क्या होता है आपका टाइम पीरियड। तो बेटा आपकी जो फ्रीक्वेंसी है या टाइम पीरियड है, समझ लेते हैं एक बार क्या है अपने एंगुलर केस में। तो बेटा देखो, ये ऐसे कोई पार्टिकल एक सर्कुलर पाथ पे चल रहा है, इसे यहाँ P से स्टार्ट करके P में आने के लिए अगर कैपिटल T टाइम लगता है, यूनिफॉर्म स्पीड से चल रहा है, इस बात को याद रखिएगा। एक जो पार्टिकल है यूनिफॉर्म स्पीड से एक सर्कुलर पाथ पे चल रहा है, कांस्टेंट स्पीड से चल रहा है, और वहां से बार बार एक आफ्टर सर्टेन इंटरवल ऑफ टाइम ये लौट के आएगा P पॉइंट पर,
तो जितने टाइम, मिनिमम टाइम इंटरवल बाद ये लौट के आएगा, इस टाइम इंटरवल को हम कहेंगे टाइम पीरियड। क्या कहेंगे बेटा? टाइम पीरियड। इसका टाइम पीरियड ये हो गया। अब टाइम पीरियड हमें समझ में आया। फ्रीक्वेंसी क्या होती है? फ्रीक्वेंसी क्या होती है बच्चों? फ्रीक्वेंसी को समझाता हूं मैं आप लोगों को, बहुत आसान बातचीत है ये भी। देखो, 1 सेकंड में इसने कितने चक्कर लगाए ऐसे गोल गोल, वो क्या होगी? फ्रीक्वेंसी। 1 सेकंड में जितने ये चक्कर लगाता है उसे हम क्या कहते हैं? फ्रीक्वेंसी। सिंपल सी बातचीत, जो अभी आरपीएस पढ़ा था, ठीक है, उसी तरीके से है। अब फ्रीक्वेंसी और टाइम पीरियड में क्या रिलेशन है? फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू 1/t। ये हम लोग क्लास 9th में भी देख चुके हैं। सिंपल इनवर्स का रिलेशन एग्जिस्ट करता है। अगर बच्चे मुझे निकालना हो ओमेगा इन टर्म्स ऑफ फ्रीक्वेंसी तो क्या होगा? तो देखो, 1 सेकंड में जितने नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन लिए वो हमारी क्या है? फ्रीक्वेंसी है। तो 1 सेकंड में कितना घुमा होगा? एक रिवॉल्यूशन में 2 पाई होता है। तो 1 सेकंड में अगर f रिवॉल्यूशन हो रहे हैं बेटा, तो कितना एंगल हो गया? यहां पर आपका एंगल ये हो जाता है 2 पाई f। तो 1 सेकंड में कितना एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हो रहा है? 2 पाई f। तो डेफिनेटली आपकी एंगुलर वेलोसिटी या उसका मैग्नीट्यूड, एंगुलर स्पीड जो हो गया 2 पाई f हो गया। एक पॉइंट यहां आ गया। साथ ही साथ बच्चे, अगर मुझे टाइम पीरियड गिवन है तो f की वैल्यू मैं 1/t रख सकता हूं, तो दैट इज 2 पाई/t। और इसको दूसरे तरीके से भी सोच सकते हैं कि भाई एक टाइम पीरियड में t टाइम के अंदर ये एक कंप्लीट रिवॉल्यूशन लेता है, तो कितना एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हुआ बच्चों? 2 पाई। तो 1 सेकंड में कितना हुआ? दैट इज 2 पाई/t एंड दैट इज ऑल्सो नोन एज ओमेगा। तो दूसरे तरीके से ऐसे भी देखा जा सकता है। तो बच्चों यहां तक हम सारी बातें रखते हैं, इसके नोट्स हैं वो आप देख लो, फिर बाकी बातचीत नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे बच्चों, ठीक है? तो अभी के लिए इतना ही रखते हैं। बहुत सारी बातचीत डिस्कस करिए, आराम से नोट्स बनाना, बैठ के धीरे धीरे, बहुत जल्दी भागने की कोशिश मत करना। और अपने साथियों को भी तो बताओ यार वीडियो के बारे में। जितना ज़्यादा बताओगे, जितना नॉलेज शेयर करोगे, उतना डिस्कशन करोगे, उतना ही आपकी नॉलेज और बढ़ेगी। तो इसलिए जितना ज़्यादा शेयर कर सकते हो शेयर करो। अभी मैं चलता हूँ, मेहनत से पढ़ो, बाकी बातचीत नेक्स्ट लेक्चर में। जय हिंद।